जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच में स्वागत है। पाई क्लासेस टारगेट बैच में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए सेट नंबर वन आज से आपका रेगुलर सेट स्टार्ट हो चुकी है। तो वैसे विद्यार्थी जो पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल डेंटल एंड आईटीआई का इंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और वैसे विद्यार्थी जो अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वह जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। आप टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे पीसी टारगेट बैच और वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज से आपका जो है सेट प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है। तो इससे विद्यार्थी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और वीडियो और सेट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब चैनल पीसी टारगेट बैच और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ेंगे और ऑप्शन को देखेंगे और उत्तर को देंगे, ठीक है। चलिए सेट नंबर वन का आपका पहला सवाल कह रहा है कि सूर्य का ताप नापा जाता है। सूर्य, ठीक है, सूर्य यानी कि सूरज का जो है ताप जो है किससे मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्लेटिनम तापमापी द्वारा, बी में कह रहा है गंज तापमापी द्वारा, सी में कह रहा है उत्तपमापी द्वारा यानी कि उच्च ताप मापी द्वारा, और डी में कह रहा है कि वाष्प दाब मापी द्वारा। तो सूर्य का ताप किससे मापा जाता है। तो वैसे विद्यार्थी जो इसका आंसर जान रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो वह कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। तो किससे मापा जाता है। तो उच्च ताप मापी द्वारा मापा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, ठीक है, कि सूर्य का ताप जो मापा जाता है वो उच्च तापमापी द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कह रहा है कि परम शून्य ताप जो है क्या है। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर, परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर ए में कह रहा है कि अणुओं की गति ऊर्जा शून्य हो जाती है, बी में कह रहा है गैस के अणुओं के चलना बंद हो जाता है, सी में कह रहा है एक रुद्धोष्म प्रक्रमों में किसी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो यानी कि एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें परम शून्य ताप यह ऐसा प्रक्रम है जिसमें किसी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। डी में कह रहा है कि एक समतापीय प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो क्या है। तो परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। परम शून्य ताप पर क्या होता है। तो अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बाबू कि ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की ऐसा इकाई होती है। क्या। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की ऐसा इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जूल गुने कैलोरी यानी कि जूल गुने कैलोरी, बी में दिया है कि जूल प्रति कैलोरी, सी में दिया है कैलोरी गुने यर्ग, और डी में दिया है यर्ग कैलोरी। डी में क्या दिया है। डी में दिया है कि यर्ग कैलोरी। तो जो है ऊष्मा का आंतरिक तुल्यांक की एसआई क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी जूल बटे कैलोरी यानी कि जूल बटे क्या हो जाएगी, जूल बटे कैलोरी। तो याद रखेंगे कि ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की एसआई इकाई क्या होती है, जूल बटे कैलोरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कह रहा है बाबू लोग कि पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व
क्या है, तो जी का सम्मिश्रण फलन होता है। बी, जी पर निर्भर नहीं करता है। सी में कह रहा है कि जी के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि जी के उल्टा होता है। डी में कह रहा है जी के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या, डी में कह रहा है कि जी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या करा, तो जी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो 4 क्या याद रखेंगे, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है, तो जी के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कह रहा है बाबू कि जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को जो है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होगा, ऋणावेशित होगा। बी में धनावेशित होगा। सी उदासीन होगा। पहले ऋणावेशित होगा और फिर धनावेशित होगा। तो जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ेंगे तो छड़ में कैसा आवेश उत्पन्न होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पे कैसा आवेशित होगा। यहाँ पे ध्यान दें कि जब कांच की छड़ किस पे रगड़ा जा रहा है, तो रगड़ा जा रहा है किस पे, रेशम से रगड़ा जा रहा है। किससे, तो रेशम से रगड़ा जा रहा है। तो कह रहा है कि छड़ पे क्या होगा, तो छड़ पे क्या होगा, धनावेशित होगा, ठीक है। रेशम से रगड़ा जा रहा है किसको, छड़ को, तो जो रगड़ा जाएगा उस पर धनावेशित होगा, ठीक है। आप देखेंगे प्लस पॉजिटिव होगा, जो छड़ को रगड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 5 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है, धनावेशित होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बाबू कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह होती है, यानी कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह क्या होती है। ए में दिया है वैद्युत ऊर्जा, बी में दिया है रासायनिक ऊर्जा, सी में दिया है उष्मीय ऊर्जा और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह क्या होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा होती है। क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में ये सब सारे क्वेश्चन, ये सब जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगी, ठीक है। आपको हर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से छाटकर आपको क्वेश्चन कलेक्शन किया गया है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर अवश्य करें। चलिए मैं टेलीग्राम पे इसका PDF डाल दूंगा, वहाँ से पहले आप सेट को मार लेंगे और यहाँ पे आकर आंसर मिला लेंगे। चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वो क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगी, रासायनिक ऊर्जा होती है। कि कौन सी ऊर्जा होती है, तो रासायनिक ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि किरचॉफ का धारा नियम आधारित है। किरचॉफ का आप लोग पढ़े होंगे कि किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ लॉ पढ़े होंगे। तो कह रहा है किरचॉफ का धारा नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण पे, बी में कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण पे, सी में कह रहा है संवेग संरक्षण पे और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। डी में क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, ठीक है। किस पे, तो ऊर्जा संरक्षण पे। ऊर्जा संरक्षण पे क्या, किरचॉफ का धारा नियम आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट या क्वेश्चन बाबू, ये आपको याद रखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये किरचॉफ का धारा नियम किस पे आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बाबू कि आवर्त के नियमों की खोज किसने की। आवर्त के नियमों की खोज किसने की। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है ए में टेरसोली महोदय ने, बी में आइंस्टीन महोदय ने, सी में जॉनसन महोदय ने और डी में मेंडलीफ महोदय ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आवर्त का नियमों का खोज किसने की, तो 8 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। तो कौन, मेंडलीफ महोदय ने क्या किए थे, आवर्त के नियमों की खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है
कि सिक्कों का अध्ययन कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या सिक्कों का अध्ययन कहलाता है? ए में एंटोमोलॉजी, बी इकोसिस्टिक्स, डी में एंटोनॉमी और डी में कह रहा है न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, सी में क्या एंटोनॉमी और डी में न्यूमिस्मैटिक। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन यानी कि सिक्कों का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, सिक्कों के बारे में जानते हैं, वह किस में होता है, किस में जाकर अध्ययन करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या करा है? तो न्यूमिस्मैटिक्स से हम लोग सिक्कों का अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है बाबू, कह रहा कि फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का क्या सिद्धांत है? जो घर में हम लोग फ्यूज का उपयोग करते हैं, लाइन में विद्युत में जो बाबू हम लोग इस प्रकार का फ्यूज का उपयोग जो करते हैं बाबू, फ्यूज का उपयोग करते हैं, ये बोर्ड में हम लोग जो लगाते हैं, उसका किस सिद्धांत पे कार्य करता है? वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ए में कहा है विद्युत का रासायनिक प्रभाव पे, बी में कह रहा है कि विद्युत का यांत्रिक प्रभाव में, सी में कह रहा है कि विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पे, और डी में कह रहा है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव पे। ठीक है, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव पे। तो फ्यूज का जो सिद्धांत है किस पे कार्य करती है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है? तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पे। याद रखेंगे कि विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पे क्या करती है? तो ये आपका जो फ्यूज है, फ्यूज कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है बाबू कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, आकलन लिया जाता है यानी कि किया जाता है। पृथ्वी की जो आयु का आकलन किया जाता है, वैज्ञानिक लोग इतने करोड़ वर्ष, इतने साल पुराने जो है आयु किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? तो ही आपका क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का जो आयु का आकलन है वह किससे किया जाता है? ए में यूरेनियम डेटिंग से, बी में कार्बन डेटिंग से, सी परमाणु घड़ी से, और डी जैविक घड़ी। और डी क्या कह रहा है? जैविक घड़ी। तो पृथ्वी का जो है आकलन किससे किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है? तो यूरेनियम डेटिंग से जो है पृथ्वी का आकलन किया जाता है कि पृथ्वी कितने वर्ष पुराने हो चुके हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे कि पृथ्वी के आकलन यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका कह रहा है कि गामा किरणें का खोज किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू कि गामा किरणों का खोज किसने की? ए में कह रहा है रदरफोर्ड, बी में कह रहा है पॉल बियार्ड, सी में कह रहा है राउंटजन, और डी में कह रहा है बैकुलर, और डी में क्या कह रहा है? बैकुलर महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होने वाली है क्या हो जाएगी? आप लोग को पता होगा किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर गामा किरणों का खोज किसने किया? किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। गामा किरणें का खोज पॉल बियार्ड महोदय ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, पॉल बियार्ड, गामा किरणें का खोज किसने किए? तो पॉल बियार्ड महोदय ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है आपका कि किलोवाट घंटा यानी KWH मात्रक है। किलोवाट घंटा KWH मात्रक है। ए में ऊर्जा का, बी शक्ति का, सी विद्युत आवेश का, और डी विद्युत धारा का। ठीक है, और डी विद्युत धारा का। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में कह रहा है तो डी यानी कि ऊर्जा का। किसका है? तो ऊर्जा का जो है किलोवाट घंटा मात्रक है। और आप लोग क्वेश्चन का जवाब देंगे कि जो हम लोग के घरों में बाबू, जो हम लोग के घरों में जो मीटर, विद्युत मीटर, ठीक है क्या, विद्युत मीटर जो लगा हुआ रहता है, विद्युत मीटर जो लगा हुआ रहता है बाबू, ठीक है, उसका जो रीडिंग होता है, उसका जो माप होता है वह किस में मापा जाता है? ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप उत्तर जरूर दीजिएगा कि हम लोग घरों का मीटर जो है उसका मापन किस में किया जाता है, उसका मापन, उसका जो है मापन किस में किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते, घरों में लगे पंखे,
बल्ब आदि लगे होते हैं, कौन सा क्रम में लगे होते हैं, ठीक है। घरों में लगे पंखे, बल्ब इत्यादि कौन से क्रम में लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है श्रेणी क्रम में, बी में दिया है मिश्रित क्रम में, सी में दिया है समांतर क्रम में और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो घरों में हम लोग के घरों में जो पंखे और बल्ब लगाते हैं बाबू, वो किस क्रम में लगाते हैं, तो किस क्रम में लगाते हैं, तो आपका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए कि किस क्रम में हम लोग घरों और बिजली में पंखों में लगाते हैं। तो 14 का आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे कि घरों में जो हम लोग लगाते हैं बिजली में पंखे बल्ब इत्यादि जो लगाते हैं वो समांतर क्रम में लगाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी, यानी कि पैरेलल में हम लोग लगाते हैं, समांतर क्रम में हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है बाबू कि यदि किसी टावर की त्रिज्या यदि किसी तार, ठीक है, यहाँ पे तार, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध पूछ रहा है क्या होगा। यदि कोई तार है बाबू, ये तार है, इसकी त्रिज्या जो है आधी कर दी जाए, क्या आधी कर दी जाए तो इसकी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ए में आधा रह जाएगा, बी में कह रहा है दुगना हो जाएगा, सी 1/4 रह जाएगा और डी 1/16 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो किसी तार की त्रिज्या अगर आधी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, क्या असर पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में क्या करा तो 1/16 गुना हो जाएगी, क्या 1/16 गुना हो जाएगी। त्रिज्या अधिक कर दिया जाता है तो क्या होता है, तो 1/16 गुना हो जाएगा, याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है बाबू कि ट्यूबलाइट में खर्च ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग के घरों में जो ट्यूबलाइट होता है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं बाबू मरकरी, ठीक है। मरकरी यानी कि हम लोग ट्यूबलाइट का शुद्ध भाषा ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट में जो ये होता है बाबू, ट्यूबलाइट में ये ट्यूबलाइट जो है खर्च ऊर्जा लगभग कितना भाग ये प्रकाश परिवर्तित करता है। जो हम लोग विद्युत देते हैं ट्यूबलाइट में, वह कितना भाग प्रकाश परिवर्तित करता है। ए में दिया है 30 से 40%, बी में दिया है 40 से 50%, सी में दिया है 50 से 60% और डी में दिया है 60 से 70%। तो जो हम लोग के घरों में ट्यूबलाइट लगा हुआ रहता है उसका खर्च ऊर्जा का कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित देता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना देता है, तो 60 से 70% जो है क्या प्रकाश में परिवर्तित करती है ऊर्जा। ट्यूबलाइट जितना भी ऊर्जा लेती है वह प्रकाश में 60 से 70% जो है ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो याद रखेंगे कि 60 से कितना 70% जो है ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, यानी कि आप लोग कभी देखे होंगे जिसको हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं कंपास। इसमें एक चुम्बक लगा हुआ होता है, ठीक है, एक चुम्बक लगा हुआ होता है। ये कंपास जो है बाबू, इसकी जो सुई ये सुई है कंपास, इसको पूरा को हम लोग कंपास बोलते हैं। और इसके अंदर जो ये सुई लगा हुआ होता है वह किस ओर इंगित करती है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है, किस ओर इंगित करती है। तो ए में कह रहा है चुंबकीय उत्तर की ओर, बी में कह रहा है चुंबकीय दक्षिण, सी में कह रहा है चुंबकीय उत्तर या चुंबकीय दक्षिण, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। डी में क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जवाब देंगे कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, किस ओर जाकर अधिकारिता रुकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि चुंबकीय उत्तर या चुंबकीय दक्षिण, ठीक है। चुंबकीय उत्तर या चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करेगी क्या, कंपास की सुई। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगी, चुंबकीय उत्तर या चुंबकीय दक्षिण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है बाबू लोग कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये सब जितने भी क्वेश्चन आपको अधिकांशता क्वेश्चन बाबू मैं जो है ग्रुप या जिसमें मैं क्यूज कराता हूँ उसमें मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, ये सब अधिकांशता क्वेश्चन मैं क्यूज में करवा चुका हूँ। तो वैसे विद्यार्थी जो अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, और पर डे आपका 9 से 10 आपको क्यूज होती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्यूज में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ए में डायनमो, बी हीटर, सी मोटर और डी बैटरी। और डी क्या? बैटरी। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करती है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी यानी कि बैटरी। ठीक है, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन? तो बैटरी। याद रखें कि बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा बाबू कि 1 जूल में कितना कैलोरी होती है। ठीक है, 1 जूल में कितना कैलोरी होती है? ए में कह रहा है 0.24, बी में कह रहा है 0.44, सी में कह रहा है 0.54 और डी में कह रहा है 0.6। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए में क्या कर रहा है बाबू? तो 0.24 जो है किस में होता है? 1 जूल में कैलोरी होता है 0.24। याद रखें, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होती है। किसमें होती है ध्वनि का वेग अधिकतम? तो ए में आपका दे दिया बाबू वायु में, बी जल में, सी स्टील में और डी निर्वात में। डी निर्वात में यानी कि वैक्यूम पे जहाँ पे हवा नहीं होती है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होती है? कहाँ होती है? तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्टील में। ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्टील में ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होगी? तो स्टील में होगी, स्टील में होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है बाबू लोग कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? ए में बैगनी, सी लाल, बी लाल, सी हरा और डी नीला। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए में क्या दिया है? तो बैगनी का। तो बैगनी का जो है लाल तरंगदैर्घ्य जो है बाबू, तरंगदैर्घ्य जो है कम होता है। ठीक है, याद रखेंगे कि बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। तो किसमें स्वतंत्र होता है? तो आपको ऑप्शन कह रहा है कि दाब से, घनत्व से, सी में आर्द्रता से और डी में तापमान से। तो वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र किससे होता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या करा? तो दाब से। किससे स्वतंत्र होती है? तो दाब से। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र किससे होती है? तो दाब से स्वतंत्र होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि प्राथमिक रंग कहलाता है। प्राथमिक रंग कहलाता है। ए में पीला हरा नीला, बी लाल हरा नीला, सी नीला लाल बैंगनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक रंग कहलाता है। तो प्राथमिक रंग में कौन कौन से रंग होते हैं और वो मिलकर प्राथमिक रंग कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या करा? तो लाल हरा और नीला। ठीक है, लाल हरा और नीला मिलकर ये आपका प्राथमिक रंग बनती है। ठीक है, याद रखेंगे ये प्राथमिक रंग में कौन कौन से रंग होते हैं? तो लाल हरा और नीला रंग होते हैं प्राथमिक रंग में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगी। तो प्राथमिक रंग में कौन कौन से रंग होते हैं? लाल हरा और नीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
24 में आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में कि तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। जो तंबाकू सारे लोग जो तंबाकू खाते हैं, जिसको हम लोग गाँव में बोलते हैं, देहाती भाषा में बोलते हैं बाबू खैनी, ठीक है, खैनी। तो खैनी को शुद्ध रूप में तंबाकू बोला जाता है। तो तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। ए में दिया है निकोटीन, बी में दिया है एस्प्रिन, सी में दिया है फिनॉल और डी में दिया है ग्रेफाइट। और डी में क्या दिया है? ग्रेफाइट। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपको जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा कि तंबाकू यानी कि खैनी में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है तो निकोटीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है बाबू कि पारा का अयस्क है। पारा का अयस्क कौन सा है? ए में गैलेना, बी कैलोमाइट, सी सिनेबार और डी पेटसाइट और डी में पेटसाइट। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या दिया? सिनेबार। तो सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क बाबू, ठीक है। पारा का कौन सा अयस्क है? तो सिनेबार। याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा बाबू, कह रहा है कि बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है, ठीक है। अक्सर ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट नोट कर लिया कि बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है। ए में कह रहा है जिंक, बी में कह रहा है तांबा, सी में कह रहा है अभ्रक और डी में कहा है एल्युमिनियम। तो आप लोग सबको पता होगा कि बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है। तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर दें कि बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण जो है अयस्क है। तो 26 का आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी? 26 का। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर स्वयं देंगे, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है, ठीक है। तो 26 का जो है 26 क्वेश्चन को आप सबको उत्तर कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है। 26 का जो है बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है, तो आप सबको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बतानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपको कल का जो मैं कराऊंगा सेट, उसमें मैं फर्स्ट शुरू में ही बता दूंगा कि बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा था नायलॉन, रेयॉन, टेलिकॉट, पोलिस्टर। तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया? तो नायलॉन, ठीक है। नायलॉन क्या था? मानव द्वारा प्रथम संश्लिष्ट यानी कि मानव द्वारा प्रथम बनाया हुआ संश्लिष्ट जो है तैयार किया हुआ रेशा था। तो क्या था? नायलॉन था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि कांच निम्नलिखित का मिश्रण होता है। कांच किसका मिश्रण होता है? ए में कह रहा है क्वार्ट्ज और अभ्रक का, बी बालू और सिल्ट का और सी में कह रहा है बालू और सिलिकेट का और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं और डी कह रहा है क्या? इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा? तो बालू और सिलिकेट का, ठीक है। आप देखेंगे कि कांच निम्नलिखित का मिश्रण किसका होता है? तो बालू और सिलिकेट का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि गन धातु में होता है। गन धातु में क्या क्या होता है? CuAn तथा Ni, CuAn तथा Ni, ठीक है। बी में कह रहा है NbAn तथा An, सी में कह रहा है CuSn तथा Zn, डी में कह रहा है Cu तथा An। तो 29 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है? तो CuSn तथा Zn, ठीक है। आप देखेंगे CuSn तथा Zn, सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि धोवन सोडा, जिसे वाशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ए में दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी सोडियम कार्बोनेट और डी में सोडियम क्लोराइड। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम आप देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? तो धोवन सोडा यानी कि वाशिंग सोडा का नाम है सोडियम कार्बोनेट। एक सोडियम कार्बोनेट है बाबू, एक सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि एक धोवन सोडा होता है, एक खाने वाला सोडा यानी कि वाशिंग सोडा, एक खाने वाला सोडा। इस दोनों में अक्सर कन्फ्यूज होता है। तो अब आप देखेंगे कि धोवन सोडा, तो धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 31 का कह रहा है कि अनुवांशिक के जनक है, अनुवांशिक यानी अनुवांशिकता के जनक है। ए में ग्रेगर मेंडल, बी हुगो डीब्रीज, सी रॉबर्ट हुक और डी डार्विन। तो अनुवांशिकता के जनक किन्हें कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए में क्या दिया? तो ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर मेंडल जो है अनुवांशिकता के जनक होते कहलाते हैं। ठीक है, तो अनुवांशिकता के जनक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए में मेंडलीफ, बी जोहान्स और सी बैटसन, डी में वाटसन एवं क्रिक ने। तो जीन जो शब्द आया है बाबू, ये बायोलॉजी का टर्म, बायोलॉजी का शब्द है जीन। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का जोहानसन, जोहानसन महोदय ने जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उसने ही बोले थे, जोहानसन। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन महोदय ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है आपका कि निम्न में से कौन सा मनुष्य का अनुवांशिक रोग है? निम्न में से कौन सा मनुष्य का जो अनुवांशिक रोग है? ए में हैजा, बी टाइफाइड, सी हीमोफीलिया और डी हाइड्रोफीलिया। और डी में क्या कह रहा है? हाइड्रोफीलिया। तो अनुवांशिक रोग मनुष्य का कौन सा है? तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या कह रहा है? तो हीमोफीलिया जो है अनुवांशिकता रोग है, अनुवांशिकता रोग। ठीक है, हीमोफीलिया कि हीमोफीलिया क्या है? तो अनुवांशिकता रोग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है बाबू कि जेनेटिक्स नाम किसने दिया? जेनेटिक्स जो है बायोलॉजी शब्द का ये है, जेनेटिक्स नाम किसने दिया? हुक ने, बैटसन ने, मेंडल ने, डार्विन ने। तो जेनेटिक्स नाम किसने दिया? तो 34 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। किसने? तो बैटसन महोदय ने। क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। बैटसन महोदय ने जेनेटिक्स नाम दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में कह रहा है कि जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखिए ये क्वेश्चन इसके आगे था जीन शब्द का, इसका आगे क्वेश्चन जो था बाबू कि जीन जो है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ठीक है, जीन शब्द को सर्वप्रथम किसने बताया था? यहाँ पे है जीन का प्रयोग, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, क्वेश्चन अलग अलग है। यहाँ पे जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, और इसके जस्ट मैं ऊपर क्वेश्चन कराया था, वहाँ पे था जीन शब्द का प्रथम, जीन शब्द का प्रयोग, जीन शब्द के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन एक कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए में मेडल में, बी में जोहानसन ने, सी में मार्गर ने एवं कॉपस ने और डी में सभी, और डी में डी सभी। तो 35 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी मार्गर ने यहाँ पे होगा मार्गर। ठीक है, मार्गर एवं कॉपस ने, मार्गर एवं कॉपस महोदय ने जो है जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका कह रहा है बाबू लोग, 36 में कह रहा है कि पुरुष जीन संगठन होता है, पुरुष में जो है जीन होता है, जीन संगठन जो होता है वो कौन कौन से होते हैं? तो ए में दिया एक्स, बी में दिया एक्स वाई, सी में दिया है एक्स और डी में दिया है वाई, और डी में दिया है वाई। तो पुरुष में जो जीन होते हैं वह संगठन किसका किसका होता है? तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्या होता है? एक्स वाई होता है। क्या होता है? एक्स वाई होता है पुरुष में। ठीक है, पुरुष में क्या होता है? एक्स वाई होता है। याद रखेंगे कि पुरुष में जीन्स का संगठन क्या होता है? तो एक्स वाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता होता है। क्या प्राथमिक उपभोक्ता होता है? ए में शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी सर्वाहारी, डी कोई नहीं, डी कोई नहीं। तो प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शाकाहारी को हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जो मांस मछली नहीं खाता है बाबू, साग सब्जी खाता है, उसको हम शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, साग सब्जी खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। तो ये किस उपभोक्ता में आते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता में ये आपको आते हैं। तो शाकाहारी को हम लोग क्या कहेंगे? तो प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है बाबू
कि द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी सर्वाहारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 38 का आपका राइट आंसर आएगी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी कि मांसाहारी को हम लोग द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। द्वितीय उपभोक्ता कौन कहलाता है? तो जो आपका ये मांसाहारी है वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है बाबू लोग कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग उत्तर देंगे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। कमेंट में आप लोग उत्तर जरूर से जरूर दें कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आज का लास्ट सवाल है बाबू। ये क्वेश्चन नंबर 40 जो आज का लास्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका कह रहा है कि मनुष्य का नाम क्या है? मनुष्य का नाम क्या है? ए में आइसोसेपियन, बी रेनोसेपियन, सी होमोसेपियन और डी इनमें से कोई नहीं। तो 40 का आज का लास्ट सवाल का जो आपका है आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो होमोसेपियन है। याद रखेंगे कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का यहाँ पे नाम सिर्फ हो गया, यहाँ पे होगा बाबू वैज्ञानिक नाम, ठीक है। मनुष्य का यहाँ पे हो जाएगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। याद रखेंगे कि मनुष्य का क्या? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका होमोसेपियन है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। तो इसी प्रकार का आपको सेट हम आपको डेली प्रोवाइड करवाएंगे। तो वैसे विद्यार्थी जो अभी तक ज्वाइन नहीं है वह सब्सक्राइब कर लेंगे पीसी टारगेट बैच को और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे। मैं उस पर PDF डाल दूंगा, आप वहाँ पे पहले सेट बना लीजिएगा। उसके बाद मैं पीसी टारगेट बैच यूट्यूब पे जाकर आप लोग आंसर मिला लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।